बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो है ना, क्योंकि पिछला लेक्चर भी नहीं हुआ और जो 13 तारीख को लेक्चर है ये भी यानी कुछ स्टूडेंट अटेंड नहीं कर सके, उनका मिड है, तो ये मेरी भी क्लासें हैं, इसलिए मैं ये दोनों लेक्चर को मिला के आपको ज़रा ब्रीफ कर दूंगा। नोट्स आपके LMS पे अपलोड हो जाएंगे, तो आपको जस्ट मकसद बताना है कि आप इसको ज़रा गो थ्रू कर लें। वैसे भी ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो ये कह लें आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपका मकसद जो है ना वो हल हो जाएगा। और शॉर्ट टाइम में इतने सारे लेक्चर कवर करना वैसे भी मुश्किल है। तो पहला जो आपका लेक्चर था जो कि पिछले क्लास में होना था, वो है कि बैक्टीरियल कल्टीवेशन, मेथड ऑफ बैक्टीरियल कल्टीवेशन, आइसोलेशन एंड देन बैक्टीरियल ग्रोथ मेजरमेंट। तो ये जो इसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ मेजरमेंट वाला पोर्शन है, ये मैं आपको इसी लेक्चर को दौरान ही ब्रीफ कर दूँ कि कहाँ ये ग्रोथ मेजर की जाती है। तो बाकी मेन जो है कि बैक्टीरिया को कल्टीवेट जो करना है, इसकी जो प्रोसीजर्स हैं दे आर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट फॉर टेम्परेचर। साइक्रोफाइल्स, मीसोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स जो कि 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मीसोफाइल्स जो कि 35 टू 42, और फिर थर्मोफाइल्स जो कि 40 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोस्टली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो मीसोफिलिक रेंज में होते हैं। तो इन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपको टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, लाइट और सूटेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। तो ये जब आप सारी कंडीशन इन्हें प्रोवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया यू कैन ग्रो बैक्टीरिया इन द लैब। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बेस पे तो ये 3 टाइप्स आपको बता दी, सॉरी टेम्परेचर की बेस पे। तो ऑक्सीजन की बेस पे जो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं उनको हम कहते हैं एरोबिक, एनारोबिक या माइक्रो एरोफिलिक। एरोबिक वो जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, एनारोबिक वो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, और माइक्रो एरोफिलिक वो जो कि कह लें रिड्यूस ऑक्सीजन कंसनट्रेशन में वो कह लें ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो इन रूटीन हम लैब में जो ग्रो करते हैं वो मेसोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं और एरोबिक होते हैं। ठीक है, तो रूटीन में कह लें जो है बैक्टीरिया की हम मीडिया जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करके हम उसको नकुलेट करते हैं और इनक्यूबेटर में रख देते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर जो कि 37 होता है। तो बाकी अगर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो इसके लिए आपको जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़रा रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो उसके जो मेन 3 स्टेप हैं, एक में आप क्या करते हैं कि जो प्लेटें हैं उनको आप स्ट्रीक करते हैं या नाकुलेट करते हैं, और उसके बाद आप एक ना जार यूज़ करते हैं, एनारोबिक जार उसे वैसे कहते हैं। उसके अंदर आप कैंडल, जलती हुई कैंडल उसमें रख देते हैं, तो उससे ऑक्सीजन जो है वो कहें कंज्यूम हो जाती है, और उसको लिड उसको ऊपर से आपने बंद करना है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो उसके अंदर प्लेटें रख देंगे, तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, एनारोबिक नहीं करेंगे। तो उसके अलावा एक प्रोसीजर होता है कि जो मीडिया आपने बनाया उसको आप 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लें, तो वो भी कह लें ऑक्सीजन का जो लेवल है उससे कम हो जाएगा बॉइलिंग करने से। उसके बाद उसको कूल करें एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लेटें उसकी जो है फिल कर लें। उसके बाद प्लेटों को आप इनॉकुलेट कर दें, और फाइनली जो है तो आप मीडिया के अंदर ही कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कह लें अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो एजेंट ऐड कर दें आप मीडिया के अंदर, तो उससे भी कह लें लो कंसनट्रेशन डेवलप हो जाती है, लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अचीव हो जाती है। फिर आ जाता है जी एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कैसे बैक्टीरिया जिनको आपने ग्रो करना है लैब में और वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक है, यानी कि थोड़ी भी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन उनके लिए लीथल है। तो इस तरह के बैक्टीरिया के लिए जो एक अप्रोच है वो है कि आप कंप्लीटली ऑक्सीजन रिमूव कर दें मीडिया से। वो कैसे कि फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द मीडियम,
by boiling and then preventing its reintroduction by adding a layer of mineral oil, यानी मीडिया लिक्विड मीडिया के ऊपर मिनरल ऑयल की लेयर ऐड कर दें तो उससे ये है कि दोबारा ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आप यानी कि मीडिया को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको इनोकुलेट करें और फिर मिनरल ऑयल की लेयर ऐड कर दें और उसको इंक्यूबेट कर दें। एक मेथड ये होगा। दूसरा ये है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट जैसे थायोग्लाइकोलेट, क्रिएटिन, स्कॉर्बिक एसिड, शुगर, ये जो केमिकल हैं इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ये आप मीडिया के अंदर ऐड कर दें तो ये क्या करेंगे, दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कीप द एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया इन रिड्यूस्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर जो फाइनल कह मेथड है जो कॉमनली यूज होता है वो है एनरोबिक जार। तो एनरोबिक जार एक समझ लें एक सिलेंडर ही होता है जिसका एक लीड भी होता है, तो इसके अंदर एक साशे ऐड किया जाता है, साशे या पैकेट, जिस जो ये साशे जो है उसको ऊपर अगर थोड़ा सा पानी डाला जाए या उसके चैम्बर के अंदर पानी रख दिया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। तो हाइड्रोजन का जो है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने के लिए पैलिडियम एक कैटलिस्ट भी उसके अंदर ही रखा जाता है। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना देंगे और कह लें कि एनरोबिक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप उसके अंदर प्लेटें रखें जिसको आपने इनोकुलेट किया होगा विद एनरोबिक सैंपल, बैक्टीरियल सैंपल, और फाइनली आप उस एनरोबिक जार को आप रख दें इनक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, तो इसमें मेनली जो एनरोबिक कंडीशन डेवलप की है वो की है उसने, तो वो एक तो कैटलिस्ट में, और दूसरा जो साशे उसके अंदर आपने रखा है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आप उसके अंदर कोई और कह लें गैस जो है उसको आप पंप करें। उसको वो जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, एनरोबिक इनक्यूबेटर इज, तो इस तरह की जो काम है वो एक एनरोबिक इनक्यूबेटर उसे कहते हैं, उसमें किए जाते हैं। एनरोबिक incubator is a sealed unit in which air is replaced with a particular gas mixture। तो वो तो बजाय इसके कि आप साशे वगैरह रखें गैस चैम्बर के अंदर, आप और उस पूरे इनक्यूबेटर में जो कि सील्ड होता है बेसिकली, उसके अंदर आप ये गैस पंप करें, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और ये गैस से वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी एक कलें एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये आपको जो नोट्स मिलेंगे इस लेक्चर 9 के अंडर, उसमें आपने एक वर्ड की फाइल है उसको देखना है, उसके अंदर एनारोबिक जार और एनारोबिक इनक्यूबेटर की डायग्राम्स हैं, तो उससे आपको ये समझ आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपको बताया कि डिफरेंट मेथड कौन से हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के। तो फिर इसमें आ जाता है लेक्चर 9 में ही कि आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, कि आपने बैक्टीरिया को प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है। तो ये अभी आपके साथ मैं एक PDF फाइल शेयर करने लगा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो प्योर कल्चर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सैंपल जो भी जिस सैंपल से भी आप बैक्टीरिया आइसोलेट करना चाहते हैं उससे आप एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विद द हेल्प ऑफ लूप लें और उसको बैक्टीरियोलॉजिकल एगर मीडिया के ऊपर स्ट्रीक करें, और स्ट्रीक करने के बाद आप उसको इंक्यूबेट करें। तो होता क्या है कि जहाँ भी आपने लूप रखा होगा उधर बैक्टीरिया की कोई ना कोई पहले नंबर प्रेजेंट होंगे। उस पहले हो सकता है, ये फर्ज करें आपने लूप लेके एगर पर रखा, हो सकता है 100 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो उसको जब आप 24 घंटे देंगे इंक्यूबेशन के लिए तो वो जो है हो सकता है कि एक मिक्सचर हो बैक्टीरिया का, तो वो सारी कॉलोनी जो है एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं। एक को कहते हैं हम स्ट्रीक प्लेट मेथड और एक
उसको कहते हैं पोर प्लेट मेथड। तो पहले हम देख लें स्ट्रीक प्लेट मेथड क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्ट्रीक करना है, स्ट्रीक मीन्स लाइन लगानी है। तो ये आप जो सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि आप लूप के साथ सैंपल लेंगे, एगर के ऊपर रखेंगे और आप ऐसे हॉरिजॉन्टली स्टिकिंग करेंगे, ठीक है, लाइनें लगाएंगे। उसके बाद इसमें एक जो आप कह लें एक डायरेक्शन में आप 3-4 लाइनें लगाई तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल सैंपल था लूप के ऊपर वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसकी प्लेट को रोटेट करें और रोटेट करने के बाद जहां आपने स्टिक छोड़ा उधर से दोबारा फिर उसको आप कह लें स्टार्ट करें। लेकिन ऐसा करने से पहले आपने लूप को स्टीरिलाइज कर लेना है। तो स्टीरिलाइज करने के बाद आप दोबारा से एक और स्टिकिंग का पैटर्न आप करेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग के प्लेट पे कितनी जगह है तो आप इसी तरह एक थर्ड कह लें भी लाइन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह ये है कि जो बैक्टीरिया का जो सैंपल है वो बेसिकली डाइल्यूट होता जाता है और हो सकता है कि उस स्टिकिंग की लाइन पे एक टाइम पे एक ही बैक्टीरिया का सेल कह लें सेपरेट हो गया होगा। तो उसको जब आप इनक्यूबेट करेंगे तो आप उसको फिर उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करेंगे, आया उस पर कॉलोनी आई या नहीं आई, सही है। फिर आ जाता है कि आपने बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के ज़रा डिफरेंट क्राइटेरिया हैं कि यू कैन चेक द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉलोनी, फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द कॉलोनी, एलिवेशन ऑफ द कॉलोनी, साइज ऑफ द कॉलोनी, its texture, edge of the colony, and then surface of the growing colonies. So if colonies show different growth characteristics, the original culture is a mixture of many bacterial species. Okay, in such case, each colony is further freed on the fresh solid culture medium until all colonies of the same character are obtained. If all colonies are of similar characters, then isolated culture will be pure, ठीक है। यानी कि अगर आपको प्लेट पे डिफरेंट कलर की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट उसके एजेस हों, इस तरह की कॉलोनी नज़र आ रही हैं लहदा, तो इट मीन कि आपका जो ओरिजिनल कल्चर था या सैंपल था वो मिक्स्ड कल्चर था। अगर आप सारी कॉलोनी एक जैसी हैं तो इट मीन कि आपका वो एक ही तरह का बैक्टीरिया था। तो कोई भी जब आप इस तरह स्टिकिंग करके एक सिंगल कॉलोनी अचीव कर लेते हैं देन यू से इट इज़ ए नाउ ए प्योर कल्चर। तो अब उस सिंगल कॉलोनी को आप एक नेक्स्ट फ्रेश प्लेट पे भी लगा सकते हैं, उसको ब्राथ में भी लगा सकते हैं। तो उसको फिर आप सेव कर लेते हैं या प्रिजर्व कर लेते हैं एट -20 एटलीस्ट डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो है स्टिकिंग मेथड। तो स्टिकिंग के जो पैटर्न्स हैं वो आपको ये आपके जो नोट्स हैं इसमें आप डिफरेंट डायग्राम्स देखेंगे तो उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी कि कैसे कह लें ये स्टिकिंग की जाती है और सिंगल कॉलोनी कैसे नज़र आती हैं। तो ये तो था मेथड स्टिकिंग का, यानी कि लाइनें लगाना प्लेट पे टू गेट ए प्योर कल्चर। फिर आ जाता है पोर प्लेट मेथड। तो पोर प्लेट मेथड में सिंपली हम करते क्या हैं कि जो सैंपल जो है बैक्टीरिया का जिससे आपने कह लें आइसोलेट करना है, कोई अगर फीसेस भी हो सकते हैं किसी एनिमल के, तो आप ऐसे समझिए चिकन फीसेस ही हैं, उसको आपने पहले कर लेना डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन ज़्यादातर की जाती है 10 फोल्ड मेथड से। तो 10 फोल्ड का मतलब है कि फर्ज करें 1 ग्राम फिकल सैंपल है उसको आप 9 ml जो है नॉर्मल सलाइन में आप मिक्स कर दें। उसके बाद फिर उससे आप 1 ml लें और नेक्स्ट ट्यूब के अंदर 9 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर दें। तो ये आपकी जो डाइल्यूशन है वो पहले ट्यूब में 110 होगी, दूसरी में ये 100 होगी। फिर इसी तरह उससे 1 ml लेके नेक्स्ट ट्यूब में इसमें 9 ml नॉर्मल सलाइन होगा उसमें डालेंगे तो ये 100 से 1000 होगी। तो इस तरह 4 पॉइंट डिल्यूशन आप बना लेते हैं और फिर हर प्लेट से आप कह लें कि अगर 1 ml आप लें ये डाइल्यूटेड सैंपल और उसको 10 से 15 ml जो है मोल्टन एगर, यानी कि वो एगर जो कि अभी सोल्डिफाई नहीं हुआ, तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये कह लें सोल्डिफाई होना शुरू होता है। तो उससे ज़रा टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसके अंदर आपने ये जो आपका डाइल्यूटेड सैंपल उसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आप उसको प्लेटों में आप पोर कर लें
तो और उसके बाद उसको आप इंक्यूबेट कर दें। जब इंक्यूबेशन के बाद आप 24 घंटे के बाद देखेंगे तो प्लेट के ऊपर कम लेकिन प्लेट के अंदर आपको कॉलोनीज नज़र आएंगी। तो तो ऐसी कॉलोनीज या ऐसी प्लेट आप पिक कर लेते हैं कि जिस पे जो है 30 से एक, अच्छा तो इसमें अब ये है कि जब आप प्लेटें आपने पोर की होंगी और उसमें फिर इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ भी आ जाएगी, तो आपने वो प्लेट सेलेक्ट करनी है जिस पे आप कम से कम 30 से लेकर 300 कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया वो आप ना देख सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो इस मेथड से एक तो ये है कि आपने सिंगल कॉलोनीज भी हासिल कर ली, लेकिन साथ साथ ये मेथड जो है पोर प्लेट मेथड, ये इसको हम बैक्टीरियल काउंटिंग या बैक्टीरिया की ग्रोथ मेजरमेंट के तौर पे भी लेते हैं कि आप चेक कर लेते हैं कि आपके सैंपल के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक प्लेट है जिसके ऊपर आपने 40 कॉलोनीज काउंट की, तो आप वो 40 कॉलोनीज को मल्टीप्लाई करेंगे उस प्लेट की डाइल्यूशन से, जिस प्लेट जिसमें ये 40 कॉलोनी थी, फर्ज करें वो प्लेट थी 10⁻⁵ डाइल्यूशन, 10⁻⁵ डाइल्यूशन। तो 10⁻⁵ डाइल्यूशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 40 से, तो तो वो जो भी नंबर आएगा वो आपका होगा नंबर ऑफ कॉलोनीज पर 1 ml ऑफ द सैंपल, क्योंकि आपने एक प्लेट के अंदर 1 ml सैंपल लगाया था। तो ये एक यानी कह लें कि बैक्टीरिया की आइसोलेशन भी है ये, और इसके साथ साथ उसकी काउंटिंग भी है। तो ये आपने ज़रा मेथड इसको याद रखना है कि भी ये पोर प्लेट मेथड क्या है और स्टिकिंग क्या है। तो दूसरा ये है कि पोर प्लेट मेथड में क्योंकि कॉलोनी ज़्यादातर सरफेस में नहीं होती, ये एगर के अंदर होती हैं, तो उनकी जो शेप है ना वो ज़रा डिफरेंट होगी उन कॉलोनी से जो कि सरफेस पे होती हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट ये जो आगे इस पेज पे आप देख रहे हैं, ये कॉलोनी की जो है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने के लिए कि जस्ट एक गाइड है। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी यूज़ होती हैं, तो इसको आपने ज़रा याद रखना है कि डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और वो क्या है क्राइटेरिया? साइज ऑफ द कॉलोनी, उसकी जो शेप है, एज ऑफ द कॉलोनी कैसे हैं, सरफेस उसकी कैसी है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी एंड देन एलिवेशन। तो इसमें आप फर्ज करें, आप देखें नंबर 1 है जी कॉलोनी, कॉलोनी की जो फॉर्म या शेप। ठीक है, तो एक उसकी टाइप है पंक्ति फार्म कॉलोनी, तो वो कैसे, जैसे ये दाने दाने से ऐसे हैं, ठीक है ना, वो यानी पूरी कॉलोनी है सच कम्पैक्ट नहीं है, छोटे छोटे एक कह लें उसका टेक्सचर है। पंक्ति फार्म उसे कह देते हैं। सर्कुलर यानी कि राउंड शेप है सर्कुलर, और वो एज कम्पेयर टू पंक्ति फार्म आप देख सकते हैं कि वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। फिर राइजॉइड, ये जैसे जड़ें होती हैं प्लांट्स की उस तरह की जो शेप है राइजॉइड। फिर इरेगुलर, तो ये शेप देन में रह जाएगी तो आप कह सकते हैं ये इरेगुलर कॉलोनी है। फिलामेंटस, ये राइजॉइड से मिलती जुलती है लेकिन स्टिल इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम राइजॉइड। और स्पिंडल शेप, जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं स्पिंडल की तरह की, तो ये मोस्टली कॉलोनीज आप जो देखेंगे वो सर्कुलर होती हैं। ठीक है, या कोई कोई इरेगुलर होगी। बाकी ये जो दूसरी टाइप्स हैं स्पिंडल, फिलामेंटस या राइजॉइड या पंक्टिफॉर्म, ये बहुत कम बैक्टीरिया में आपको नजर आएंगी। ये तो है होल कॉलोनी की फॉर्म या शेप। फिर आ जाता है एज, कॉलोनी का एज कैसा है, तो एज कैन बी इंटायर, उसके मुकाबले में अनड्यूलेट, इसमें जैसे मार्जिन से होंगे, लोबेट ऐसे जैसे उंगलियां होती हैं। फिर फिलामेंटस, ठीक है, और कर्ल्ड या सरेटेड या सा टूथ, तो जैसे वो सा के एंड पे टूथ होते हैं या एजेस होते हैं शार्प। तो अगेन इनमें ज़्यादातर कॉलोनीज में आपको इंटायर नज़र आएंगी, यानी मार्जिन उनके कंप्लीट हैं, उसमें कोई कह लें ऐसे ना तो लोब है ना फिलामेंट हैं। ठीक है, तो लेकिन ये एक करेक्टरिस्टिक है जो कि आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। फिर आ जाता है एलिवेशन। एलिवेशन में आपने देखना है ये कॉलोनी फ्लैट है कि रेज्ड सरफेस से उभरी हुई है। तो अगर उभरी हुई है तो वो कन्वेक्स शेप है या दूसरी उसको कहते हैं पल्विनेट, वो कन्वेक्स से ही ज़रा थोड़ी सी बड़ी कह लें उसकी ये सरफेस से वो उभरी होगी। ठीक है,
इसी तरह अम्बोनेट माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज होती हैं, अम्बोनेट, उसमें ऐसे एक प्रोजेक्शन सी बनी होती है। तो इसी का अपोजिट, अम्बोनेट का अपोजिट क्राइटेरी फार्म, ये डायग्राम जैसे है। तो अगेन मोस्टली कॉलोनीज आप देखेंगे कि आइदर दे आर रेज्ड और कन्वेक्स, ठीक है, और या माइकोप्लाज्मा में ये एम्बोनेट वाली फार्म होती है। तो फिर सरफेस कॉलोनी की कैसी है, नज़र देखें तो वो रफ है कि स्मूथ है, शाइनिंग है, ठीक है, और कलर तो वेरी डिस्टिंग्विशिंग होता है। कई कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की बड़ी डिफरेंट कलर देती हैं नॉर्मल मीडिया पे, ठीक है, तो वो कलर भी आप नोट कर सकते हैं। ओपेसिटी मीन्स के भी कुछ कॉलोनीज जो होती हैं वो अगर आप उसको देखें तो वो आपको नजर आएंगी ओपेक, यानी कि लाइट पास नहीं होती, कुछ में लाइट पास हो रही होती है, तो उनको हम कह देते हैं ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो उसके मुकाबले में कुछ ओपेक होंगी, ओपेक, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट, ये करेक्टरिस्टिक मोस्टली कॉलोनी की डिस्क्रिप्शन में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट आर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक which can be used to distinguish different bacterial colonies, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये कॉलोनी की फॉर्म, एज, उसकी एलिवेशन, सर्विस या फिर उसकी ओपेसिटी, ठीक है। तो ये कह लें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें ज़रा, और वो मेरी हैंड ड्रॉन हैं कह लें ज़रा डायग्राम, ये आप इधर से देख सकते हैं फॉर्म्स। तो फिर इसमें अब आ जाता है कि भी ये तो है कि सॉलिड एगर सरफेस पे आप यकीनन कॉलोनी देख सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा आपको बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना पड़ता है इन ब्रॉथ मीडिया यानी लिक्विड मीडिया में। तो लिक्विड मीडिया में भी कहें ग्रोथ को डिफरेंट तरीके से कहें डिस्क्राइब किया जाता है। तो इनकी अगेन आप जस्ट डायग्राम और उनकी जो नीचे टर्म है उसको जरा आपने ध्यान नशीन करना है कि तो ब्रॉथ में ग्रोथ कैसी नज़र आ सकती है। तो उसमें आप देखें कि पहली जो डायग्राम है यूनिफॉर्म फाइन टर्बिडिटी, यानी कि ग्रोथ जो है सारी एक जैसी नज़र आ रही है थ्रू आउट द ट्यूब। फिर आ जाती है फ्लकुलेंट ग्रोथ, जैसे वो रुई के गाले होते हैं, ठीक है, तो इतनी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इकट्ठी इकट्ठी होके कहें बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। फिर एक वो कहते हैं पेलिकल, यानी कि सरफेस पे ज़्यादा हैं बैक्टीरिया और बाकी मीडिया में या ब्रॉथ में कम है। सेडिमेंट, सेडिमेंट में ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं दे आर ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी जो प्रेजेंस है बैक्टीरिया की, ये डिपेंड करता है कि वो बैक्टीरिया एरोबिक हैं या एनरोबिक हैं, या ठीक है। तो सेडिमेंट ज़्यादातर एनरोबिक बैक्टीरिया बनाते हैं कि वो नीचे जहाँ कम से कम ऑक्सीजन हो वो वहाँ ग्रो करेंगे, ऊपर क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं ऑक्सीजन होने के, तो वो उधर ग्रो नहीं करते। उसके मुकाबले में जो एरोबिक हैं वो मोस्टली सरफेस पे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी ये अगेन एरोबिक ही हैं, लेकिन वो उनका स्पेशल करेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का। तो इसी तरह ये तो है ग्रोथ इन ब्रॉथ मीडिया यानी लिक्विड मीडिया। फिर कई दफ़ा आपको बैक्टीरिया जो है उनको ग्रो करना पड़ता है स्लांट पे। तो स्लांट की क्या किसे कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब के ही अंदर अगर आप मीडिया ऐड करें और उसको फिर सोल्डिफाई होने से पहले टेस्ट ट्यूब को आप ज़रा 45 एंगल पे रख दें, तो वो जब सोल्डिफाई हो जाएगा तो सरफेस पे जो एक आपको स्लोप सा नज़र आता है, उसको आप हम तो स्लोप बन जाता है, उसको हम कह देते हैं स्लांट, ठीक है, एगर स्लांट। तो स्लांट ये भी एक तरीका है बैक्टीरिया को ग्रो करने का। तो मोस्टली जब प्योर कल्चर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, तो हम ज़्यादातर स्लांट पे बैक्टीरिया को लगा लेते हैं। फर्ज करें एगर की सरफेस पे जो बैटरी डिश है उसकी सरफेस पे सिंगल कॉलोनी आई, तो उधर से आप उठाएं कॉलोनी को विद द हेल्प ऑफ प्लाटिनम लूप, और उसके बाद उसको स्लांट पे लगा दें। ऐसे स्लांट पे भी एक स्ट्रीक ऐसे लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनोकुलेशन ऑफ द स्लांट। तो अब कई अगेन बैक्टीरिया की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक आया वो मोटाइल है या नहीं है। तो स्लांट पे भी ग्रोथ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं या डिफरेंट फॉर्म या शेप्स बन जाती हैं। तो उसमें आप देखें रॉयज़ॉइड, आर्बोरेसेंट, डिफ्यूज, बीडेड, एक्यूमुलेट और फिलीफॉर्म। तो ये जस्ट आपने ध्यान में यही रखना है कि भी ग्रोथ ऑन स्लांट हो तो इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं, ग्रोथ ऑन ब्रॉथ मीडिया हो तो इस तरह की टर्म यूज़ होती हैं, और फिर अगर एगर पे
बैक्टीरिया को आप ग्रो करें तो आपको कॉलोनीज नज़र आएंगी, और वो कॉलोनीज जो हैं वो सर्कुलर भी हो सकती हैं, इरेगुलर, राइजॉइड या सो ऑन, जो आपको पहले मैंने बताया है। तो ओवरऑल ये जो आपका कह लें जो लेक्चर है, इसका मकसद आया आपको बताना कि भी आपने, अगर आपके पास कुछ सैंपल आ गया है, कोई फीकल सैंपल है या कोई कह लें पोल्ट्री का लीवर है, उससे आपको कहना कहेंगे कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करें, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे। तो डेफिनेटली मीडिया पहले आप बनाएंगे, पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो मीडिया बनाने के बाद आप फिर प्लाटिनम लूप जो है उससे आप सैंपल लेते हैं, उसको आप प्लेट पे आप स्ट्रीक करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप बताए गए हैं कि भी टेस्ट ट्यूबों में लगाना है तो टेस्ट ट्यूब को आप लेबल करें, ठीक है। और ये प्लाटिनम लूप जो है इसको स्टीरलाइज करना है तो बंसन बर्नर पे लगा के आप स्टीरलाइज करते हैं। तो ये जस्ट एक इसको आप अगर रीडिंग करें, बाकी ये इनॉकुलेशन के मेथड बताए गए हैं इस कह लें ये जो नोट्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 9, जिसमें आपको बताया कि बैक्टीरिया को कल्टीवेट करना तो कौन कौन से मेथड हैं, फिर आइसोलेट करने से क्या मुराद है कि बैक्टीरिया को आपने प्योर सिंगल कॉलोनी कैसे हासिल करनी है, उसके मेथड आपको बताए, पोर प्लेट मेथड और स्ट्रीकिंग मेथड, और फिर बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के मेथड भी बताए, और बैक्टीरिया ग्रोथ मेजरमेंट जो कि पोर प्लेट मेथड से की जाती है वो भी आपको बता दिया। तो ये इसको आप देखेंगे। फिर आपका जो एक और लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10, माइक्रोमीटर यानी मोटिलिटी। तो मोटिलिटी जो है इसका कुछ पार्ट हम पहले पढ़ आए हैं, जो हमारे कह लें पिछले लेक्चर थे, जिसमें हमने आपको बताया कि जी कैप्सूल कैसे स्टेन करते हैं, फ्लैजेला कैसे स्टेन करते हैं। तो एक मेथड उधर ही आपको मैंने बता दिया था कि कैविटी स्लाइड मेथड उससे कहते हैं, तो बैक्टीरिया की जो पहले मोटिलिटी चेक करने के लिए। फिर मज़ीद जो मेथड हैं वो आपको ये अभी आपको साथ में शेयर करने लगा हूँ, कुछ पहले स्लाइडें। तो ये आपके लेक्चर नंबर 10 में ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन ऑफ मोटिलिटी जो है, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ मोटिलिटी में कैविटी स्लाइड मेथड या इसको हैंगिंग ड्रॉ मेथड हम कहते हैं, ये मैं आपको पहले इसको ब्रीफ कर चुका हूँ। तो मोटिलिटी चेक करने के लिए एक तो हो गया हैंगिंग ड्रॉ मेथड, दूसरा होता है मेथड स्टेनिंग मेथड। तो लाइक एनी अदर कह लें स्टेनिंग मेथड, तो फ्लैजेला को भी स्टेन किया जा सकता है। तो ये रूटीन में कह लें ज़रा एक डिफ़िकल्ट स्टेनिंग है, क्योंकि फ्लैजेला बहुत फ्रेजाइल से कह लें होते हैं इसके स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के। लेकिन ये ज़रा इसके स्टेप, बेसिक स्टेप आप इस वजह से देखेंगे कि मेथड को हम कहते हैं लोफलर स्टेनिंग मेथड। इसमें आप पहले की तरह आपने स्मीयर एक बनाना है, लेकिन स्मीयर बनाने से पहले आपने क्या करना है, बैक्टीरिया को ग्रो करना है इन ब्रॉथ लिक्विड मीडिया के अंदर। फिर करें 18 से 24 घंटे ग्रोथ के बाद आपने उस ब्रॉथ कल्चर से 100 माइक्रोलीटर या 0.1 ml ब्रॉथ आपने लेके उसको पहले तकरीबन 5 ml जो है स्टीरॉयड डिस्टिल वाटर में मिक्स करना है, और उसके बाद उसको फिर इंक्यूबेट कर देना है कोई 1 घंटे के लिए। तो उसका ये बेसिकली एक वॉशिंग स्टेप है कि क्योंकि बैक्टीरिया के साथ जो और कह लें फिर उसके साथ बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जो कह लें कल्चर के जो कंपोनेंट हैं वो लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्लाइम, ठीक है। तो उनसे रिमूव करने के लिए ताकि फ्लैजेला क्लियर नज़र आए, तो ये एक स्टेप ऐड किया है। उसके बाद आपने सिंपली उसको एक स्लाइड बनानी है। आपने स्लाइड को आपने डिटर्जेंट से वॉश करना है, और फिर आपने 95% एथेनॉल से उसको कह लें क्लियर करना है ताकि वो ग्रीसी ना हो जो स्लाइड की सरफेस है। तो उसके बाद आपने वो जो ऊपर ब्रॉथ कल्चर से लेके उसको 5 ml में मिक्स किया था, उसको आपने उस सैंपल से आपने एक लूप, जस्ट 1 लूप आप बैक्टीरिया का कल्चर लेना है और स्लाइड पे लगा देना है उसको, और उसके बाद उसको ज़रा आपने ड्राई होने देना है। और ड्राई जब हो जाए उसके बाद आपने टैनिक एसिड 2.5% टैनिक एसिड सोल्यूशन जो है वो आप उसके ऊपर ऐड कर देंगे।
तो टैनिक एसिड क्या करता है कि वो जो फ्लैजेला है उसको ज़रा थिक कर देता है, ठीक है। तो वो इसकी जो स्टेनिंग है और अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन उसको ज़रा इम्प्रूव करता है। फिर उसके बाद आपने लोफलर स्टेन वो ऐड करना है, और 2-4 मिनट के बाद आप उसको क्या करेंगे कि उसको आप फिर ड्राई होने देंगे, और फिर उसके बाद आपने उसको अंडर ऑयल इमर्शन लेंस जो है उसको आपने ऑब्जर्व करना है। तो सेल जो हैं बैक्टीरिया के दे विल अपीयर एज पिंकिश, ठीक है, और फ्लैजेला विल अपीयर एज थिन थिन या पिंक कलर्ड स्ट्रैंड्स, ठीक है। यानी को आप यानी क्लियरली उसको आप देख सकते हैं अंडर ऑयल इमर्शन लेंस। तो ये है एक स्टेनिंग मेथड, ठीक है। एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड हो गया, फिर स्टेनिंग मेथड हो गया, और एक जो पहले मेथड है हैंगिंग ड्रॉप हम पहले पढ़ा है, जिसमें सॉफ्ट एगर मेथड। तो ये सॉफ्ट एगर मेथड जो है, इसमें आपने क्या करना है कि सिंपली आपने कोई 0.5% एगर बनाना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको आपने अनाकुलेट करना है विद नीडल, ठीक है। तो एक तो होता है ना प्लाटिनम लूप, जिसके आगे ऐसे गोल सा रिंग बना होता है, और एक होता है लूप नीडल। नीडल इज जस्ट लाइक जो एक नीडल होती है उसी तरह का होगा वो, तो उसके आगे यानी कैसे वो राउंड नहीं होगा। तो उसके साथ जब आप सैंपल लेके उस टेस्ट ट्यूब को जिसके अंदर आपने सॉफ्ट एगर बनाया उसको आपने अनाकुलेट करना है, उसको हम कहते हैं स्टैब करना, ठीक है। तो जब आप उसको स्टैब कर देंगे, फर्ज में ये ऐसे ट्यूब हो, तो ट्यूब के अंदर आप उसको ऐसे वर्टिकली स्टैब कर दें, तो उसके बाद आप इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 24 आवर, तो अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो वो जहाँ जहाँ वो स्टैबिंग लाइन है उससे बैक्टीरिया जो है वो राइट या लेफ्ट मूव करते हुए एगर में नज़र आएंगे। तो जैसे कि फर्न लाइक ट्री की एक कहें शेप भी बन जाती है वो। तो ये भी एक मेथड है टू डिटरमिन मोटिलिटी। तो मोटिलिटी के आपको 3 मेथड आपको बता दिए। तो इसके बाद आ जाता है माइक्रोमीटरी। माइक्रोमीटरी में आप ये आपको ज़रा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि माइक्रोमीटरी क्यों की जाती है। ये बेसिकली बैक्टीरिया का जो साइज़ है कि बैक्टीरिया कितने माइक्रोमीटर उसकी कह लें डायमीटर है, कितने माइक्रोमीटर उसकी जो बैक्टीरिया की लेंथ है उसको मेजर करने के लिए। तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो तो वही है जो आपको स्टेनिंग में बताई कि आप किसी भी प्योर कल्चर से आप स्टेन पहले बनाएंगे, ग्राम स्टेनिंग कर लें। जब आपके पास स्टेन स्लाइड मौजूद हो तो उसके बाद आपको जो और चीज़ें चाहिए वो है एक माइक्रोस्कोप, और एक जो कहें उस माइक्रोस्कोप का ऑकुलर लेंस होता है, वहाँ पर आप एक मीटर रखते हैं, उसको कहते हैं ऑकुलर मीटर। और एक मीटर या उसको स्लाइड ही होती है वो बेसिकली वो रखते हैं स्टेज पे, तो उसको कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। और जो ऊपर ऑकुलर लेंस में रखा गया उसको कहते हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर। तो ये ऑकुलर माइक्रोमीटर राउंड शेप होता है, और स्टेज माइक्रोमीटर है जस्ट लाइक नॉर्मल स्लाइड। लेकिन अब होता क्या है कि ऑकुलर माइक्रोमीटर के सेंटर में करके बारीक बारीक बहुत ही बारीक लाइनें लगी होती हैं या डिविजन्स होती हैं, और इन डिवीजन की जो है इसमें हर एक डिवीजन जो है उसका साइज़ का नहीं पता होता है। वो आप नंबर ऑफ डिवीजन जो है काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साइज़ का पता नहीं होता। लेकिन वो जो दूसरा स्टेज माइक्रोमीटर होता है उसकी जो डिवीजन हैं अगेन यू कैन काउंट, और उसमें एक जो डिवीजन है उसके साइज़ पहले से मालूम होता है, और वो होती है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी एक डिवीजन जो है स्टेज माइक्रोमीटर की दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। तो करते क्या हैं इन डिवीजन का कि जब आपने किसी बैक्टीरिया का साइज डिटरमिन करना है तो पहले आप ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर को करते हैं कैलिब्रेट। तो कैलिब्रेट कैसे करते हैं कि ऑकुलर लेंस में ऑकुलर माइक्रोमीटर रखा और स्टेज पे स्टेज माइक्रोमीटर रखा, और उसको आप जैसे माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसको आप देखेंगे तो दोनों जो ये कह लें स्लाइडें हैं या माइक्रोमीटर हैं उनके जो ज़ीरो मार्क होते हैं उनके ऊपर उनको आप मिला लेते हैं, ठीक है। वो स्टेज को एडजस्ट करके ऊपर लेंस को एडजस्ट करके उनके जो ज़ीरो है उनको आप कोइंसाइड कर लेते हैं, और कोइंसाइड करने के बाद आपने फिर आप देखना है कि नेक्स्ट कौन सी लाइन इनकी आपस में मिल रही है, ठीक है। तो फर्ज करें जी ऑकुलर माइक्रोमीटर की लाइन नंबर 10
10वीं लाइन मिल रही है उसकी किसी लाइन के साथ, तो फिर स्टेज माइक्रोमीटर की किसी लाइन के साथ, तो स्टेज माइक्रोमीटर की भी लाइनें काउंट कर लेते हैं और ऑकुलर माइक्रोमीटर की भी काउंट कर लेते हैं। अब डिटरमिन आपने बेसिकली करना है कि ऑकुलर माइक्रोमीटर की एक लाइन या एक डिवीजन का साइज़ कितना है। तो फर्ज करें आपने जब ऐसे कोइंसाइड कर लिया, तो फर्ज करें कि 75 ऑकुलर डिवीजन्स जो हैं दे आर इक्वल टू 5 डिवीजन्स ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर। तो आप क्योंकि आप स्टेज माइक्रोमीटर की 5 डिवीजन के लेंथ का तो आपको आइडिया है, क्योंकि एक डिवीजन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है और 5 डिवीजन मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50 माइक्रोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि आप ऑकुलर के 75 जो कहें डिवीजन हैं दे आर इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर कितना होगा, ऑकुलर का जो ये ऑकुलर की एक डिवीजन का साइज कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 75 जो तकरीबन 0.67 माइक्रोन के बराबर होगा। तो यानी कि ऑकुलर माइक्रोमीटर का एक जो डिवीजन है उसका साइज है तकरीबन 0.67 माइक्रोमीटर। तो अब जब आपने ऐसे कैलिब्रेट कर लिया, तो अब आपने नीचे स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव कर देना, उधर आपने वो कोई भी स्टेन स्लाइड बैक्टीरिया की रख देनी है और उसको आपने अंडर माइक्रोस्कोप देखना है, और फिर आपने उसको अगर आपने उसकी लेंथ चेक करनी है तो ऑकुलर मीटर की जो डिवीजन है वो काउंट कर लेनी है कि अभी कितनी ऑकुलर माइक्रोमीटर डिवीजन आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो अब एक डिवीजन की साइज़ आपको पता लग गया 0.67 माइक्रोमीटर। फर्ज करें 10 डिवीजन के बराबर है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.67 जो कि बन जाएगा तकरीबन 6.7 माइक्रोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो लेंथ है या वो 6.7 है। तो ये एक तो कह लें टेक्निक है, इसको हम कह देते हैं माइक्रोमीटरी विच इज़ यूज टू डिटरमिन द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये आपका जो है लेक्चर नंबर 10 है, माइक्रोमीटरी एंड मोटिलिटी। तो ये आपको नोट्स कह लें मिल रहे हैं, तो इससे आप ज़रा इसको रीडिंग करें। तो जो लेक्चर नंबर 11 है वो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ, आप वो उसको हम उधर डिस्कस करते हैं।